नमस्कार फ्यूचर नर्सेस, वेलकम बैक टू नर्सिंग सक्सेस एकेडमी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर थर्ड एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जिसे कॉमनली मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 भी कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को डिटेल में समझेंगे। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे आईएनसी अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस। फर्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग एंड इलनेस इन एडल्ट, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, थर्ड रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडल्ट हेल्थ नर्सेस, fourth nursing process, fifth health assessment, sixth history taking and physical examination, seventh diagnostic test and investigation, eighth perioperative and post-operative nursing care, nine common medical and surgical emergencies, 9 10 patient safety and quality nursing care। और लेक्चर के एंड में मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन भी दूंगा, सो लेक्चर के एंड में जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इन एडल्ट। सबसे पहले हम लोग हेल्थ का डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू WHO। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज और इन्फर्मिटी। ये जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO है। सिंपल वर्ड में हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज फ्री नहीं होता है। एक हेल्थी एडल्ट के अंदर फिजिकल वेलबींग, मेंटली वेलबींग, सोशल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल वेलबींग होना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ के इंपॉर्टेंट डायमेंशन है फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन एंड इमोशनल डायमेंशन। ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट फिजिकली हेल्दी है लेकिन वो सीवियर स्ट्रेस और एंजाइटी में है तो हम उसको कम्प्लीटली हेल्दी नहीं कहेंगे। इसलिए नर्सिंग में हम पेशेंट को हॉलिस्टिक अप्रोच से देखते हैं। हॉलिस्टिक मतलब ओवरऑल केयर, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड इमोशनल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज इलनेस। Illness is a subjective experience of discomfort or maladaptive functioning that may be physical, emotional or social। सिंपल वर्ड में इलनेस पेशेंट का डिजीज या हेल्थ प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करना है। डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड इलनेस, दोनों में डिफरेंस क्या है? हेल्थ का मतलब है वेलबींग की स्टेट, मतलब उसमें कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इलनेस डिस्कम्फर्ट या एबनॉर्मल फंक्शन का एक्सपीरियंस। डिस्कम्फर्ट या किसी चीज़ का हम लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं, जैसे कि इलनेस है, बीमारी है, हम लोग का कोई बॉडी फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर हेल्थ में देखते हैं हम लोग पॉजिटिव कंडीशन। हम लोग का हमेशा पॉजिटिव कंडीशन रहता है अगर हेल्दी है तो। इलनेस में नेगेटिव हेल्थ एक्सपीरियंस, नेगेटिव हेल्थ कंडीशंस रहता है, कोई ना कोई हम लोग को प्रॉब्लम होता ही होता है हेल्थ में। फिर आगे देखते हैं फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकली हम लोग ठीक रहते हैं, मेंटली ठीक रहते हैं और सोशली भी ठीक रहते हैं। बट इलनेस में इसका अपोजिट होता है, फिजिकल, इमोशनल या सोशल प्रॉब्लम होता ही होता है। फिर देखते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ। सबसे पहले फैक्टर है एज एंड जेंडर। एज के साथ साथ हम लोग को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम होता ही है। जेंडर में हम लोग देखा जाता है कि जैसे जैसे डिफरेंट जेंडर में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर सेकेंड है लाइफ स्टाइल। जिस तरीके का लाइफ स्टाइल अगर हम जीते हैं तो उस तरीके का लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स आ सकता है। जैसे अगर हम लोग लाइफ स्टाइल हम लोग का हेल्दी नहीं है तो हम लोग को प्रॉब्लम आ सकता है। अगर हम लोग खाना ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तब हम लोग को लाइफ स्टाइल खराब हो सकता है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं। फिर देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मेनली अगर हम लोग अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं तो हम लोग को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। इन्वायरमेंट में हम लोग अगर कहीं गंदे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक से हम लोग पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, बहुत गंदगी है, तो उससे हम लोग को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। फिर देखते हैं हम लोग फिफ्थ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सीधा सीधा मतलब होता है मनी। अगर हम लोग पास पैसा है तो हम लोग को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग अपना हेल्थ को ठीक करवा सकते हैं। अगर हम लोग पास पैसा नहीं है तो हम लोग सही तरीके से हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे, मेडिसिन नहीं ले पाएंगे, प्रॉपर अपना हम लोग केयर नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे खुद को। इसलिए हम लोग को सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से भी हेल्थ प्रॉब्लम होता है। जेनेटिक फैक्टर, अगर जेनेटिक्स में कोई डिफेक्ट है तो हम लोग का हेल्थ में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, अगर हम लोग पास हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, जैसे हम लोग कोई गांव में रहते हैं, उस जगह से हॉस्पिटल बहुत दूर है तो जाने में तो प्रॉब्लम होगा। हम लोग सोचेंगे कि छोड़ो यार घर में ही ठीक कर लेते हैं, क्या जाना जरूरी है।
घर में ही कुछ अपना दवाई ववाई लेंगे, ठीक कर लेंगे। अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी है, जैसे हम लोग शहर में रहते हैं, बगल में हर जगह क्लिनिक होता है, हॉस्पिटल होता है, कहीं भी हम लोग चले जाते हैं, दवाई ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और नहीं भी आते तो फार्मेसी ले लेते हैं। ठीक है, मेनली एग्जाम के रिलेटेड हम लोग का फर्स्ट WHO का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इलनेस का डेफिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ एंड डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ये मेनली हम लोग को एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, कभी 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कभी 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग देखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस रिलेटेड में। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का मेजर प्रिंसिपल है फर्स्ट, इंडिविजुअलाइज्ड केयर। हर पेशेंट की नीड डिफरेंट होती है, इसलिए केयर पेशेंट स्पेसिफिक होनी चाहिए। मतलब हम सीधे सीधे समझते हैं, हर पेशेंट को अलग अलग केयर प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे आपको अगर डायबिटीज़ है और दूसरे वाले पेशेंट को भी डायबिटीज़ है, दोनों सेम पेशेंट है डायबिटीज़ का, ठीक है। अगर उसको पेट दर्द हो रहा है तो क्या हम लोग दोनों को पेट दर्द करवा देंगे, बोलेंगे कि दोनों डायबिटीज़ का पेशेंट है, एक को हो रहा है तो शायद दूसरा को भी हो सकता है। इसलिए पेशेंट रिलेटेड केयर करना है, जिस तरह का प्रॉब्लम होगा उस तरह का केयर प्रोवाइड करना है। ये नहीं कि हम लोग एक ही दवाई दोनों पेशेंट को दे दिए, दोनों का सेम डिजीज कंडीशन है तो, ठीक है। फिर देखते हैं सेकेंड, हॉलिस्टिक अप्रोच। मीन्स पेशेंट को सिर्फ डिजीज के बेसिस पर नहीं, बल्कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के साथ साथ असिस्ट करना चाहिए। मतलब ओवरऑल को केयर प्रोवाइड करना है। केवल फिजिकली उसको बाहर से चोट है तो बाहर से हम लोग उसको ठीक कर दिए, पता चला अंदर से उसको कोई डिप्रेशन जैसा प्रॉब्लम है, या फिर सोशली उसको कोई प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से अगर कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग को हर तरफ से हम लोग को उसको केयर प्रोवाइड करना है, एक तरफ से नहीं। फिर देखते हैं थर्ड, पेशेंट पार्टिसिपेशन। पेशेंट को अपनी केयर और ट्रीटमेंट डिसीजन में इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, पेशेंट को पार्टिसिपेट करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो अपना केयर खुद अपना डिसीजन ले सकता है, तो जल्दी ठीक होगा उस तरीके से। अगर हम उस पर बिना, वो खुद को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है, हम उससे पूछेंगे वो हिचकिचाएगा बताने में, क्या पता अगर वो बताएगा तो पूरे अच्छे तरीके से बताएगा और जल्दी ठीक होना चाहेगा। इसलिए पेशेंट को हमेशा पार्टिसिपेशन में मदद करना है। फोर्थ, हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। नर्स का रोल डिजीज ट्रीट करना ही नहीं, बल्कि हेल्थ प्रमोट करना और इलनेस प्रिवेंट करना भी है। हेल्थ को प्रमोट करने के साथ साथ प्रिवेंट भी करना है इलनेस, ठीक है। फिफ्थ, मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। पेशेंट को मैक्सिमम पॉसिबल हेल्थ लेवल मेंटेन करने में हेल्प करना है। ऐसा नहीं कि उसको एक प्रॉब्लम था तुरंत ठीक हो गया घर भेज दिए, उसको डे टू डे लाइफ में वापस भेजना है। किसी तरीके से जितना वो ठीक हो सकता है उसको हम लोग को ठीक करने की कोशिश करना। सिक्स्थ, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। डिजीज या इलनेस के बाद पेशेंट को रिकवरी में सपोर्ट करना है। डिजीज या इलनेस उसका ठीक हो चुका है, उसके बाद भी वो रिकवर करने में उसको जितना से ज़्यादा उसको रिकवर करने में हेल्प करना है, ठीक करने में हेल्प करना है, बैक टू नॉर्मल लाइफ में लाने में हेल्प करना है। सेवेंथ, रिहेबिलिटेशन। पेशेंट को मैक्सिमम फंक्शनिंग इंडिपेंडेंस अचीव करने में हेल्प करना है। वही जैसे पहले पॉइंट में था, सिमिलर ही है, हम लोग को नॉर्मल लाइफ में पेशेंट को जल्द से जल्द लाने में इंडिपेंडेंटली हेल्प करना है, ठीक है। एट, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। हर पेशेंट के साथ डिग्निटी, प्राइवेसी और रिस्पेक्ट मेंटेन करना है। पेशेंट को गलत तरीके से ट्रीट नहीं करना है, हमेशा डिग्निटी, प्राइवेसी और रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना है उसको। हमेशा याद रखिए कि एक एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हमेशा क्या प्रोवाइड करती है, प्रमोट करती हैं, हमेशा प्रिवेंट करती हैं, मेंटेन करते हैं, रिस्टोर करती हैं, रिहेबिलिटेट करती हैं। ये 5 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडल्ट हेल्थ नर्सेस। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, उनका क्या काम होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिम्मेवारी होती है, ठीक है। मेजर रोल ऑफ नर्सेस, सबसे पहले केयर गिवर। पेशेंट को फिजिकली और इमोशनली केयर प्रोवाइड करना। सेकेंड, कम्युनिकेटर। पेशेंट, फैमिली और हेल्थ केयर टीम मेंबर के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन करना। कम्युनिकेटर मतलब जिस पेशेंट को कोई फैमिली आया, अगर वो उनसे मिलना चाहता है तो हमें उसे मिलाना है, बातचीत करना है। डॉक्टर के पास हम लोगों को पेशेंट का फाइल ले जाना, अच्छे से बातचीत करना है, पेशेंट से भी अच्छे से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। थर्ड, टीचर एंड एजुकेटर। पेशेंट और फैमिली को डिजीज, मेडिकेशन, डाइट और सेल्फ केयर के बारे में एजुकेट करते रहना है। पेशेंट जब तक ठीक नहीं हो जाता है, हम लोग को उसको डिजीज के बारे में फैमिली को बताना है, डॉक्टर को बताना है, मेडिकेशन सही समय पे देना है, डाइट और सेल्फ केयर के बारे में हम लोग उसको एजुकेट करते रहेंगे कि आपको इस तरीके से डाइट लेना है, मेडिकेशन टाइम पे लेना है और सेल्फ केयर करना है, ठीक है। फोर्थ, काउंसलर। पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करना है, ठीक है। पेशेंट को हमेशा सपोर्ट देना है कि आप ठीक हो जाइएगा, उनको नेगेटिविटी की तरफ नहीं ले जाना, पॉजिटिविटी हमेशा मेंटेन करके रखना है। गाइडेंस, हम लोग गाइड करेंगे। फिफ्थ, कोऑर्डिनेटर। पेशेंट को केयर डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ कोऑर्डिनेट करते रहना है। जैसे डाइटिशियंस को बताना है कि इनका हेल्थ कैसे ठीक हो रहा है,
किस तरीके का ये डाइट को हेल्प करेगा इनको जल्दी ठीक करने में, या फिर डॉक्टर को किस तरीके से इसको जल्दी केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं, कोऑर्डिनेटर सबको मिलजुल के केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। सिक्स्थ, एडवोकेट पेशेंट के राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। पेशेंट का राइट, अगर उनके साथ कोई भी गलत हो रहा है या फिर उनको रूल नहीं पता है, रेगुलेशंस नहीं पता, अपना राइट नहीं पता है, तो उनको बताना है, उनका एडवोकेट बनना है, ठीक है। सेवेंथ, लीडर नर्सिंग केयर के ऑर्गेनाइज और सुपरवाइज करते रहना है, हमेशा एक लीडर के रूप में उनके साथ खड़े रहना है, उनके साथ कुछ भी गलत होगा तो उनका सपोर्ट करना है, ठीक है। लास्ट, रिसर्चर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और नर्सिंग रिसर्च में कंट्रीब्यूट करते रहना है, हमेशा नर्सिंग रिसर्च करना है, हमेशा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि हम नर्स बन गए तो हमको आगे कुछ करना ही नहीं है, बस मेरा यहीं तक काम था, बस खत्म हो गया, ठीक है, यहीं तक था। अब हम लोग आगे देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है नर्स के एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में। पेशेंट की नीड असिस्ट करते रहना है, ठीक है, असिस्ट पेशेंट नीड, जो भी उसकी ज़रूरत है, जो भी उसको मदद करना है हमेशा, कि आप कोई जिस चीज़ की ज़रूरत, जैसे मेडिकेशन टाइम पे प्रोवाइड करवाना है, डाइट उनको देना है, एक्सरसाइज के लिए उनका मदद करना है, रिहेबिलिटेशन मदद करना है, डिजीज प्रिवेंट करने में मदद करना है, ठीक है। प्लान एंड प्रोवाइड केयर, नर्सिंग केयर प्लान बनाना है और अकॉर्डिंग टू नर्सिंग प्लान के हिसाब से हम लोग केयर प्रोवाइड करना है। थर्ड, मेंटेन सेफ्टी, नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड करना है और सेफ्टी उसका मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अगर उनको कोई भी दिक्कत है हेल्थ रिलेटेड या इलनेस में, वो ठीक से जल्दी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको सेफ रखना है ताकि और उनका तबीयत जो है ठीक खराब ना हो पाए, ठीक हो। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जैसे हम लोग पहले ही देखे हैं किस तरीके से आपको मेडिकेशन लेना है, किस तरीके एक्सरसाइज करना है, डाइट लेना है, समय पे अपना मेडिकेशन लेना है, ठीक है, यही सब। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन सेफली एडमिनिस्ट्रेट करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी टाइम पे कोई भी दवाई दे रहे हैं, जब मेरा मन करेगा उसको दवाई दे रहे हैं। हमेशा हम लोग को टाइम पे मेडिकेशन देना है और उनको गाइड भी करना है कि आपको किस तरीके से मेडिसिन लेना है, किस तरीके से कितना डोज है, सब चीज़ उनको बताना है ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और उनका पार्टिसिपेशन। फिर है डॉक्यूमेंटेशन, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। कब हम लोग उनका कोई भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तब उस समय का टाइम, डेट, सब चीज़ मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट में एंट्री करना है, ठीक है। एंड लास्ट, कोलैबोरेशन विद टीम, हेल्थ केयर टीम के साथ कोलैबोरेट करना है, सबको मिलजुल के केयर प्रोवाइड करेंगे अगर हम लोग पेशेंट को, तो वो जल्द से जल्द ठीक हो सकता है। अगर हम लोग अपने से केयर प्रोवाइड करने जाएंगे तो देर लग सकता है, इसलिए हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के साथ हम लोग केयर प्रोवाइड करेंगे एक पेशेंट को, ठीक है। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो नर्सेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दोनों सिमिलरिटीज है, तो हम लोग को याद करने में ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके बाद नर्सिंग प्रोसेस इन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग एंड हेल्थ असेसमेंट ऑफ एडल्ट हेल्थ पेशेंट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस इन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमिक, डायनेमिक और पेशेंट सेंटर्ड मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर है। इसमें मेनली हम लोग एक सिस्टमिक, डायनेमिक और पेशेंट सेंटर्ड मेथड से केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि जल्द से जल्द वो ठीक हो सके। डायरेक्टली हम लोग जो उसको प्रॉब्लम होता है उसी हिसाब से हम लोग उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, इसमें असेसमेंट होता है जिसमें हम लोग पेशेंट का हेल्थ स्टेटस के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा 2 तरीके के होते हैं, एक सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। सेकेंड, नर्सिंग डायग्नोसिस, पेशेंट के एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी वो हमें बताता है या फिर हम लोग देखते हैं उसके हिसाब से अगर हम लोग उसका डायग्नोसिस करते हैं, उसको क्या प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई पेशेंट प्रॉब्लम और एक्चुअल पोटेंशियल। थर्ड, हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग प्लानिंग करते हैं, सेट गोल एंड डिसाइड नर्सिंग इंटरवेंशन, हम लोग गोल डिसाइड करते हैं और हम लोग क्या क्या प्लानिंग करना है उसके बारे में, कैसे ठीक हो सकता है वो जल्द से जल्द, वो करते हैं। पेशेंट के लिए गोल सेट करना सबसे ज़रूरी होता है, अप्रोप्रिएट, जो एकदम सटीक उस पर काम करे और हम लोग उस पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन में होता है हम लोग कैरी आउट द प्लान नर्सिंग एक्शंस, जो हम लोग गोल बनाए या प्लानिंग किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग लागू करते हैं पेशेंट पे, ठीक है। फिर लास्ट हम लोग देखते हैं इवेल्युएशन, चेक करना है हम लोग को कि जो हम लोग प्लान किए थे, इम्प्लीमेंट किए, उसके बाद हम लोग उसका क्या रिजल्ट आया, आउटकम क्या आया। अगर वो पेशेंट पे ठीक काम किया है तो ठीक है, अगर पेशेंट ठीक नहीं हो पाया तो हम लोग फिर से सारा प्रोसेस को शुरू से अप्लाई करेंगे, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन, और फिर हम लोग जब तक ठीक नहीं होता ये प्रोसेस को जारी रखेंगे, ठीक है। यही था इसमें। फिर आगे हम लोग देखते हैं
हेल्थ असेसमेंट इन एडल्ट हेल्थ पेशेंट। हेल्थ असेसमेंट हम लोग कैसे करते हैं? हेल्थ असेसमेंट का पर्पस है पेशेंट के ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को सिस्टमेटिकली एवेल्यूएट करना। ठीक है, इसमें दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट जो है टाइप्स में 3 तरीके के होते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, एक फोकस्ड असेसमेंट और एक इमरजेंसी असेसमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट मतलब पेशेंट का कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट करते हैं, हेड टू टू जो भी होता है, हेड से लेकर टू तक जितना भी असेसमेंट आता है वो हम लोग उसमें सारा चीज़ देखते हैं। फिर आता है फोकस्ड असेसमेंट, स्पेसिफिक प्रॉब्लम या कंप्लेंट पर डायरेक्टली फोकस करते हैं। सीधा अगर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पेशेंट बोला हमको डॉक्टर के पास कि मेरा सीने में दर्द हो रहा है या मेरा हार्ट में पेन कर रहा है, तो सीधा हम लोग उसका ईसीजी करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, हम लोग डायरेक्टली चेक करेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। अगर वो बिना बताए आया है तो हम लोग को शुरू से करना पड़ता है, किसको ही नहीं पता है तो हम लोग हेड टू टू से स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, फिर थर्ड इमरजेंसी असेसमेंट, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में रैपिड असेसमेंट करना। जैसे कि इमरजेंसी में आया है तो हम लोग जो दिख रहा है एकदम रैपिड एक्शन तुरंत हम लोग करेंगे, ईसीजी करेंगे, एक्सरे करेंगे, एमआरआई, यूएसजी सब चीज हम लोग तुरंत करेंगे ताकि जिससे हम लोग तुरंत उसको बचा सकें। ठीक है, फिर इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट, बेसलाइन डाटा कलेक्ट करना होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग हेल्थ प्रॉब्लम्स को, उसके लिए प्लान अप्रोप्रिएट केयर, हम लोग को प्लान करना पड़ता है, केयर प्लान बनाना पड़ता है, उसके लिए हम लोग पर इस ये हेल्थ असेसमेंट करते हैं। और एवेल्युएट आउटकम्स, हम लोग हेल्थ असेसमेंट इसलिए भी करते हैं कि जो हम लोग जो केयर प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं उसके क्या हम लोग का रिजल्ट आ रहा है, आउटकम्स क्या आ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नीचे कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। कंपोनेंट्स क्या क्या है? पहला है हेल्थ हिस्ट्री, हम लोग सबसे पहले उसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जो भी उनका प्रीवियस और रिसेंट हिस्ट्री है, जैसे पास्ट सर्जिकल और क्लिनिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट क्लिनिकल और ये सर्जिकल हिस्ट्री। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकेंड, हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग हेड टू जो भी एग्जामिनेशन होता है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं ताकि हम लोग को कुछ हम लोग को डेविएशन चेंजेस उसमें हम लोग को फाइंड कर सकें। ठीक है, थर्ड साइको सोशल असेसमेंट। साइको सोशल असेसमेंट मतलब उसका जो मेंटल कोई हेल्दी है या नहीं है उस हिसाब से हम लोग उसको सब चीज चेक करते हैं। रिव्यू ऑफ सिस्टम, ओवरऑल सारा सिस्टम का हम लोग हेड टू टू जितना भी आता है, जैसे नर्वस सिस्टम्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सारा हम लोग सिस्टम्स को हम लोग ये ओवरव्यू करते हैं, रिव्यू कि कौन कौन सा सिस्टम उसका सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सारा हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फिर हम लोग आते हैं उसके बाद फिफ्थ में डायग्नोस्टिक टेस्ट। हम लोग फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, एलएफटी, केएफटी, ब्लड टेस्ट। ठीक है, ताकि हम लोग इस सब चीज़ में हम लोग नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं है, अगर डायग्नोसिस के हिसाब से हम लोग कुछ हम लोग इलनेस फाइंड कर सके तो उसके लिए। फिर हम लोग लास्ट में देखते हैं हेल्थ रिकॉर्ड रिव्यू, जो भी हम लोग का हेल्थ रिकॉर्ड है प्रीवियस या फिर अभी का, उससे हम लोग कुछ अगर फाइंडिंग मिल सके, उसके डिजीज कंडीशंस को जानने में हेल्प मिल सके तो उसके लिए देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के हिसाब से, ऑलवेज असेस द पेशेंट एज वेल होल पर्सन, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशल एंड स्पिरिचुअल। हम लोग को पेशेंट को हमेशा होल पर्सन के हिसाब से देखना है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक, फिजिकली, सोशल या फिर साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि अर्ली एंड एक्यूरेट असेसमेंट सेव्स लाइफ एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, हम लोग शुरू में ही और एक्यूरेट असेसमेंट कर लेंगे तो पेशेंट का हम लोग लाइफ को बचा सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग का पर्पस पेशेंट के हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। आपके नोट्स में इजी निमोनिक्स के से माध्यम से समझाया गया है। फर्स्ट जो है आई आइडेंटिफिकेशन डाटा, फिर सी चीफ कंप्लेन, एच हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ए पास्ट हिस्ट्री, एम मेडिकल हिस्ट्री, ए एलर्जी हिस्ट्री, पी पर्सनल हिस्ट्री, एफ फैमिली हिस्ट्री, एस सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, ई इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। इससे हम लोग इजीली ओवरऑल हम लोग हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हैं। एक एक करके हम लोग सारा चीज देखेंगे। चलिए, फिर हम लोग सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग सिस्टमेटिकली एग्जामिन किया जाता है इसमें एक एक चीज। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जनरल सर्वे में हम लोग ओवरऑल उसका हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे। फिर वाइटल साइंस चेक करेंगे। वाइटल साइंस में आपका आ जाता है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी।
ठीक है। पेन, ठीक है। हेड टू टू असेसमेंट, इंस्पेक्शन मेथड में हम लोग पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं बाहर से देख के कि कहीं उसका बाहर से कुछ स्वेलिंग तो नहीं है, ओवरऑल कोई इंजरी तो नहीं है, ठीक है। फिर सेकेंड आता है उसके बाद पैल्पेशन, टच करके असेसमेंट करना। हम लोग बाहर से हम लोग फील करते हैं टच करके कि इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बाहर से, ठीक है। फिर आता है थर्ड परकशन, बॉडी सरफेस को टैप करके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। ठीक है, बॉडी सरफेस से हम लोग टैप करके हम लोग देखते हैं कि फ्लूइड गैप या फिर और भी कुछ तो इसके बॉडी के सरफेस से प्रेजेंट तो ओवरव्यू पे नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। फिर लास्ट देखते हैं ऑस्कल्टेशन, स्टेथोस्कोप से बॉडी साउंड को लिसन करना, जैसे कि हार्ट साउंड, फिर हम लोग रेस्पिरेशन साउंड, बावेल साउंड, ये सब चेक करते हैं। फिर लास्ट हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन ये हम लोग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि सारा चीज डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है सेवेंथ, हम लोग फिर क्या करते हैं पेशेंट में, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन। ये हिस्ट्री कलेक्शन के बाद, हेल्थ असेसमेंट के बाद हम लोग आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट पे और इन्वेस्टिगेशन पे। लेबोरेटरी टेस्ट में सबसे पहले हम लोग करते हैं कॉमनली जो हीमेटोलॉजी ब्लड टेस्ट करते हैं, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट करते हैं जिसमें LFT KFT ये सब आता है, ठीक है। फिर यूरिन एनालिसिस, यूरिन टेस्ट करते हैं, यूरिन में कुछ अगर ये उसका फाइंडिंग्स तो नहीं है। फिर माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन उसका बॉडी में प्रेजेंट तो नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं सेरोलॉजी, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं इम्यूनोलॉजी, अगर उसके इम्यून सिस्टम में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं उसकी वजह से उसका लेवल तो कम नहीं हो गया है इम्यूनोग्लोबिन्स का, ठीक है। फिर हम लोग इमेजिंग एंड अदर टेस्ट में देखते हैं हम लोग एक्सरे, USG, CT स्कैन, MRI, ECG, एंडोस्कोपी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या काम आता है, सबसे पहले हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट से पहले और बाद में नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं। फर्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट, प्रोसीजर को पेशेंट को एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से ताकि वो भी जान सके मेरे साथ क्या होने वाला है और कॉन्फिडेंस हम उसका गेन कर सके, ठीक है। सेकेंड, प्रिपेयर पेशेंट को प्रिपेयर करना है किसी भी टेस्ट से पहले, ठीक है। थर्ड, इंश्योर सेफ्टी एंड कंफर्ट, सेफ्टी और कंफर्ट इंश्योर करना है, उनको सेफ रखना है, कंफर्ट प्रोवाइड करना है, एंजाइटी ना महसूस होने दें उनको, ठीक है। कलेक्ट स्पेसिमेन एंड प्रॉपर्टी, स्पेसिमेन प्रॉपरली कलेक्ट करना है, उनका सारा यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और स्टूल टेस्ट जो भी उनका टेस्ट होने वाला है उसके लिए, ठीक है। फिर लास्ट, मेंटेन रिकॉर्ड, प्रॉपरली लेवलिंग करना है सब चीज़ और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि हम लोग क्या क्या कलेक्ट किए हैं, पेशेंट का नॉर्मल वाइटल साइंस कैसा है, सब चीज़। और क्लिनिकली नोट्स हम लोग क्या बनाते हैं, ऑलवेज इंश्योर करेक्ट पेशेंट, करेक्ट टेस्ट एंड करेक्ट सैंपल बिफोर सेंडिंग, ठीक है। हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि सही पेशेंट से हम लोग सैंपल कलेक्ट किए हैं ना, जो कलेक्ट किए हैं टेस्ट वो सही तो है, करेक्ट सैंपल तो हम लोग सेंड कर रहे हैं ना, किसी और का तो नहीं भेज दे रहे हैं, लेवलिंग चेक करना है, ये सारा चीज़, ठीक है। फिर निमोनिक्स हम लोग देख सकते हैं, लैस से लुक आस्क बिफोर सेंड, ठीक है। जब भी हम लोग कुछ भेजते हैं तो पहले हम लोग को लुक करना, देखना है, फिर हम लोग को पूछना है आपका नाम क्या है, पेशेंट का सब चीज चेक कर लेना है भेजने से पहले, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख सकते हैं कि टेक कंप्लीट एंड एक्यूरेट हिस्ट्री, हम लोग को कंप्लीट और एक्यूरेट हिस्ट्री लेना है। फिर सेकेंड, परफॉर्म सिस्टमेटिक फिजिकल एग्जामिनेशन, हम लोग को परफॉर्म करना सिस्टमेटिक फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टू, ठीक है। फिर थर्ड, रिकॉर्ड ऑल फाइंडिंग क्लियरली, जो भी हम लोग का रिकॉर्ड्स में फाइंडिंग्स मिला है उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, ठीक है। फिर हम लोग को जो हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग ट्रिक देखे थे उससे हम लोग को फिजिकल एग्जामिनेशन करना, ऑलवेज चेक पेशेंट आइडेंटिटी, हम लोग को हमेशा पेशेंट का आइडेंटिटी चेक करना है, वेरीफाई करेक्ट टेस्ट एंड सैंपल, वेरीफाई करके हम लोग को हमेशा टेस्ट और सैंपल्स को भेजना है, मेंटेन सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ्टी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना है। अब हम लोग देखेंगे प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में सबसे पहले हम लोग सर्जरी से पहले पेशेंट की फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन की जाती है। इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर में हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे असेस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। फिजिकल स्टेटस असेस करना, हम लोग फिजिकली असेस करते हैं कि पेशेंट को कहीं कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल स्टेटस को भी हम लोग लेते हैं, कहीं वो साइकोलॉजिकली कहीं डिप्रेस तो नहीं है, एंजाइटी में तो नहीं है, अगर उसको और भी कोई प्रॉब्लम है तो पहले उसको ट्रीट करेंगे, फिर हम लोग प्री ऑपरेटिव के लिए हम लोग जाएंगे ऑपरेशन के लिए, ठीक है।
एक्सप्लेन प्रोसीजर, जो भी हम लोग उसको सर्जरी परफॉर्म करने वाले हैं उसको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे ताकि वो भी जान जाए कि मेरे में क्या सर्जरी होने वाला है और क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। इंश्योर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट इंश्योर करना है, हम लोग को कंसेंट लेना है कि अगर हम लोग सर्जरी करने वाले हैं तो आप इसके लिए सहमत तो हैं, और अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होता है तो ये भी आप इस पर लिखा हो रखता है, फिर कंसेंट फॉर्म साइन कराना चाहिए। बॉवेल एंड स्किन प्रिपरेशन, ठीक है। बॉवेल और स्किन को प्रिपेयर करते हैं, जहाँ भी हम लोग सर्जरी होने वाला है उस एरिया को क्लीन करते हैं। ठीक है। और बॉवेल को हम लोग क्लियर कर देते हैं 8 to 6 आवर पहले, हम लोग एमपीओ कर देते हैं, नील पर ओरल कुछ भी हम लोग डाइट लेने नहीं देते हैं। ठीक है। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस, प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस दे देते हैं हम लोग ताकि जो भी नर्वसनेस हो, एंजाइटी हो, वो थोड़ा कंट्रोल होकर रहे, सब चीज़ नॉर्मल रहे। ठीक है। ऑर्डर फास्टिंग मेंटेन करना। ठीक है। ऑर्डर हम लोग देखते हैं कि 6 to 8 आवर पहले फास्टिंग को मेंटेन करना, कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है। इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है। जैसे इमोशनल प्रोवाइड इसलिए सपोर्ट करते हैं कि उस समय उसको सबसे ज़्यादा इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि वो घबराए नहीं जो भी उसके साथ सर्जरी होने वाला है। ठीक है। मेन गोल पेशेंट को सर्जरी के लिए फिजिकली और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना। ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में जैसे नर्सिंग जो नर्स होती हैं वो सर्जरी के बाद क्या क्या केयर प्रोवाइड करती हैं, तो उसमें सर्जरी के बाद नर्सिंग केयर का पर्पस रिकवरी पर प्रमोट करना और कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करना होता है। मेनली रिकवरी हम लोग जल्द से जल्द करवा सकें और कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई भी और प्रॉब्लम ना हो उसके लिए। तो इसके लिए हम लोग करते हैं मॉनिटर वाइटल साइंस। सर्जरी के बाद नॉर्मली हम लोग वाइटल साइंस को लेते हैं, कहीं उसका डेविएशन चेंजेस तो कुछ नहीं आ रहा है, उसके लिए पेन एसिस करना, हम लोग उसका पेन एसिस करते हैं, कहीं उसको पेन तो नहीं हो रहा उस एरिया में जहाँ सर्जरी हुआ है उसके लिए, अगर हो रहा है तो फिर हम लोग मेडिकेशन देंगे या फिर हम लोग कंफर्ट डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड मेंटेन एयरवे, एयरवे मेंटेन करना, अगर उसका एयरवे कम हो रहा है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना या फिर नॉर्मल हम लोग उसका मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। फिर फोर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करना, जो भी उनको आईवी प्रोवाइड करना है या फिर किसी थ्रू भी उसको उसका जो इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड को मेंटेन करके रखना है, कम नहीं होने देना है। ठीक है। फिर फिफ्थ वुंड केयर, जहाँ सर्जरी हुआ समय समय पे 8 to 6 आवर पे हम लोग वुंड केयर करते रहेंगे ताकि वहाँ इन्फेक्शन ना हो। ठीक है। अर्ली एम्ब्यूलेशंस, ठीक है, अर्ली एम्ब्यूलेशंस करते रहना है। ठीक है। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, फर्दर कोई भी प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, वो उसका भी हम लोग चेक करते रहेंगे। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन जैसे कि बेड सोर, प्रेशर अल्सर, ये सब, कहीं उसको कहीं और चोट ना हो जाए, कहीं उसको कोई और फ्लूइड का कमी ना हो जाए, ये सब हम लोग को चेक करते रहना है। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तुम जैसे कि हम लोग उसको बता सकते हैं कि एक्सरसाइज करना है आपको, कैसे मेडिकेशन लेना है, कैसा आपको डाइट लेना है, कैसे आप खुद का ठीक करने के लिए जल्दी जल्दी ये कर सकते हैं, अपना हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कॉमन मेडिकल एंड सर्जिकल इमरजेंसीज। ठीक है, क्या क्या होता है। इमरजेंसी में नर्स को रैपिड असेसमेंट और इमीडिएट इंटरवेंशन करना होता है। आपके नोट्स में कॉमन इमरजेंसीज में इंक्लूड है फर्स्ट सीपीआर, कार्डियो रेस्पिरेटरी असिस्ट। ठीक है। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। ठीक है। सेकेंड शॉक, लो बीपी और पुअर परफ्यूजन। ठीक है। लो ब्लड प्रेशर और पुअर ट्यूब सुपरविजन से एसोसिएटेड कंडीशंस, जैसे कि फ्लूइड अगर उसका कम हो रहा है, ब्लड कम हो रहा है, लो बीपी है, तो उसको हम लोग को मेंटेन करना है। ठीक है। फिर थर्ड ब्लीडिंग, हेमरेज को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, कहीं अगर जो सर्जरी के बाद अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ हम लोग को मेनली करना है। फिर थर्ड फोर्थ अस्थमा, एक्यूट ब्रीथिंग डिफिकल्टी को मैनेज करना है। ठीक है, जो भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, अस्थमा कंडीशन बन रहा है, तो सबको हम लोग को ठीक करना है। फिर फिफ्थ सीजर्स कन्वर्जन मैनेजमेंट, हम लोग को पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन करना और सीजर मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है। कोई भी सर्जरी के बाद तुरंत जो होता है उसको सीजर्स आ सकता है, या फिर जैसे कोई मेडिकेशन देने के बाद उसको सीजर्स आ सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग को प्रिवेंट करना है। नर्स जो होती है उनका एक्शंस होता है, पहले असिस्ट करना, फिर एक्ट करना, फिर असिस्ट करना, अरेंज करना, डॉक्यूमेंट करना। ठीक है, असिस्ट मतलब चेक करना, असेसमेंट, एक्ट करना, कोई भी काम करना, असिस्ट मतलब हेल्प करना, अरेंज मतलब सब चीज अरेंज करना, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट सेफ्टी प्लस क्वालिटी केयर इक्वल टू बेटर आउटकम्स एंड पेशेंट स्ट्रेटिफिकेशन।
एग्जाम क्वेश्चन मेनली है डिफाइन हेल्थ एंड इलनेस, राइट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, थर्ड रोल ऑफ एडल्ट हेल्थ नर्सेस, फोर्थ प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, फिफ्थ पेशेंट सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, ये मेनली आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और वाइवा क्वेश्चन है व्हाट इज हेल्थ, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, हाउ विल यू आर प्रिपेयर पेशेंट फॉर सर्जरी। ठीक है, पेशेंट को आप कैसे प्रिपेयर करते हैं सर्जरी से पहले, क्या प्री ऑपरेटिव केयर देते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर देते हैं, यही सब है। ठीक है, एग्जाम टिप्स है अंडरस्टैंड ईच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, आप हर नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स को समझ सकते हैं। फोकस ऑन पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, पेशेंट को सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और वाइवा क्वेश्चन रेगुलरली, यूज निमोनिक्स फॉर इमरजेंसी के लिए निमोनिक्स का यूज करना है। ठीक है, और हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं अपना पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी नर्सिंग केयर। पेशेंट सेफ्टी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेशेंट सेफ्टी, आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली। सबसे पहले हम लोग को करेक्ट पेशेंट आइडेंटिफाई करना है, ऐसा नहीं किसी और पेशेंट को हम लोग केयर प्रोवाइड कर दिए हैं, किसी और को मेडिकेशन दे दिए हैं, ठीक है, जिसको उसको जरूरत भी नहीं है, जिससे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सेकेंड, सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, सेम चीज, हम लोग को कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले हम लोग चेक करना है कि जिस पेशेंट को मेडिकेशन देना है उसी को तो नहीं चेक, किसी और को तो नहीं दे रहे हैं, सही पेशेंट को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उसके लिए भी 10 रूल्स है, उसको हम लोग को ध्यान से चेक करना है। फिर थर्ड, हैंड हाइजीन, मीन्स हम लोग को हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखना है, उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है इसलिए। फोर्थ, फॉल प्रिवेंशन, पेशेंट को हम लोग को सेफ्टी प्रोवाइड करना है, गिरने से बचाना है, क्योंकि वो सर्जरी के बाद आया है, उसका कंडीशन जो बहुत ही नाजुक है, बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, वो खुद का केयर नहीं कर सकता है, इसीलिए उसको गिरने का चांसेस रहता है, इसलिए हम लोग को कंफर्ट डिवाइसेस का, साइड रेल्स का, पिलोज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग फिफ्थ, इन्फेक्शन कंट्रोल, सर्जरी जिस एरिया में हुआ है उसको वुंड केयर करना है, सही समय पे उसको हम लोग क्लीनिंग करेंगे ताकि इन्फेक्शन उस एरिया में ना हो। ठीक है, फिर लास्ट, सेफ्टी डिवाइसेस का अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, सही तरीके से सेफ्टी डिवाइसेस यूज करना है, जैसे कि हम बताएं अभी, साइड रेल्स का, पिलो का, ठीक है, कार्डियक टेबल्स का, ताकि पेशेंट को प्रॉपर तरीके से सेफ्टी हम लोग प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, फिर देखते हैं क्वालिटी नर्सिंग केयर। क्वालिटी नर्सिंग केयर हम लोग किस तरीके से प्रोवाइड करवा सकते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, हम लोग को एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम लोग को प्रोवाइड करवाना है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मतलब जो भी हम लोग एविडेंस कलेक्ट किए हैं फिजिकल एग्जामिनेशन से, उसी तरीके से हम लोग को केयर प्रोवाइड करना है। ठीक है, अपने से कोई भी केयर प्रोवाइड नहीं करना है। सेकेंड, पेशेंट सेंटर्ड केयर, पेशेंट को सेंटर में हम लोग को रख के केयर प्रोवाइड करना है, इसका मतलब कि पेशेंट को जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से केयर प्रोवाइड करना है। ठीक है, थर्ड, कंपेशन एंड रिस्पेक्ट, पेशेंट को हमेशा कंपेशन देना और रिस्पेक्ट प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं करना है, उसका राइट को हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, फोर्थ, कंटिन्यूस इवेल्युएशन, हमेशा उसको इवेलुएट करते रहना, जो भी हम लोग केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं वो उस पर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो हम लोग फिर से हम लोग और अच्छी तरीके से केयर प्लान बनाएंगे और अच्छे से केयर प्रोवाइड करेंगे। फिर डॉक्यूमेंटेशन, जो भी हम लोग उस पर ये नर्सिंग प्रोसेस कर रहे हैं या फिर केयर प्लान ये कर रहे हैं उसको हम लोग उसको डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करके रखेंगे। लास्ट, टीम वर्क, हम लोग को सबसे मिलजुल कर काम करना है टीम वर्क के साथ, ताकि जल्दी पेशेंट को जल्द से जल्द ठीक कर सकें। ठीक है, तो आज हमने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 के यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिस्टमेटिकली कवर किया है, जो भी है आईएनसी के अकॉर्डिंग। एग्जाम के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख चुका है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नर्सिंग सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। स्टडी वेल, नर्स वेल, सर्च वेल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।